तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पुरअसरार कहानी। खुशकिस्मती नाम की किसी चीज का वजूद नहीं, बस एक इत्तेफाक कभी कभी आदमी को कामयाबियों से हमकनार कर देता है। मुमकिन है आप इस बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन कम से कम जैक का नजरिया यही है कि इस इत्तेफाक से अपनी तवानाइयों और सलाहियतों के मुताबिक फायदा उठाना ही खुशकिस्मती है, वरना ये लफ्ज बेमायनी है। जैक एक टैक्सी ड्राइवर था। गुर्बत की चक्की में पिसते उम्र गुजरती जा रही थी, लेकिन वो मायूस ना था। उसे सिर्फ एक मौके की तलाश थी, एक ऐसा मौका जिससे फायदा उठाकर वो गुर्बत के मनहूस साए से निकल जाता। इस इंतजार में शबो रोज गुजरते रहे। टैक्सी के पहिए मुतहरिक रहे, लेकिन वो इत्तेफाक ना जाने कहाँ सोया था। इसके बावजूद वो हर रोज यही उम्मीद लेकर घर से निकलता कि एक ना एक दिन वो इत्तेफाक जरूर पेश आएगा, और मुमकिन है आज का दिन वही दिन साबित हो। आर्नल्ड एक अमीर आदमी था, लेकिन जैक की टैक्सी उसे मुसलसल एक हफ्ते से एक मखसूस वक्त पर एक मखसूस जगह ले जाती थी। जैक चौंक पड़ा, कहीं वो यही इत्तेफाक तो नहीं जिसका मुझे एक अरसे से इंतजार था। यकीनन कोई बात जरूर थी, वरना उसका दिल इतनी शिद्दत से न धड़कता। पैराडाइज प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के दफ्तर से आर्नल्ड एक दोपहर बाहर निकला और पैदल ही एक जानिब चल दिया। उस वक्त जैक की खाली टैक्सी कुछ फासले पर किसी सवारी के इंतजार में खड़ी थी। आर्नल्ड को अपनी टैक्सी की जानिब आते देखकर जैक चौंक पड़ा, लेकिन अगले ही लम्हे वो बाहर निकला और उसके लिए दरवाजा खोल दिया। वो पीछे की नशिस्त पर बैठ गया। क्रॉको हाउस, उसने कहा। जैक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। ट्रैफिक के हजूम से निकलकर जब वो एक वीरान सड़क पर पहुंचा तो उसने अक्स नुमा देखा। ट्रैफिक के हजूम से निकलकर जब वो एक वीरान सड़क पर पहुंचा तो उसने अक्स नुमा में देखा आर्नल्ड इत्मीनान से बैठा सिगार पी रहा था। जैक आर्नल्ड को अच्छी तरह जानता था। उसकी बहन अगरचे उससे अलग रहती थी, लेकिन वो जानता था कि उसकी बहन पैग इसी दफ्तर में काम करती है जिसका मालिक आर्नल्ड था। आर्नल्ड के पास एक खूबसूरत अपनी गाड़ी मौजूद थी, जिसमें वो रोज सुबह दफ्तर आता और फिर उसी में वापस घर जाता था। नवाही इलाके में उसकी एक शानदार कोठी थी, जिसमें वो अपने बच्चों और हसीन बीवी के साथ रहता था। आखिर ये दोपहर के वक्त क्रॉको हाउस क्यों जाता है, और इस मकसद के लिए टैक्सी इस्तेमाल करने में क्या मसलहत है? ये ख्याल जैक के जहन में 7वें दिन आया था। इन 7 दिनों में आर्नल्ड बड़ी बाकायदगी के साथ दोपहर के वक्त दफ्तर से निकलता, पैदल वहां तक पहुंचता जहां इत्तेफाक से जैक की खाली टैक्सी मौजूद होती, और फिर वो उसे क्रॉको हाउस जाने का कहकर अब भी नशिस्त में धंस जाता था। जैक सोचता रहा, उलझता रहा, लेकिन ये उलझन बढ़ती ही रही, और फिर रफ्ता रफ्ता जैक ये महसूस करने लगा कि आर्नल्ड उससे खासा बेतकल्लुफ हो गया है और उनके दरमियान दोस्ती की गैर मर्ई लहरें दौड़ने लगी हैं। अगरचे वो खासे बेतकल्लुफ हो गए थे, लेकिन क्रॉको हाउस की इस इमारत में दोपहर के वक्त इतनी बाकायदगी से हाजिरी देने का मकसद जैक को मालूम ना हो सका, और ना ही आर्नल्ड ने कभी इस मौजू पर गुफ्तगू की थी। इस पुरअसरार मामले पर गौर करते करते जैक अब इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि वो सबकी निगाहों से बचकर उस इमारत में मुकीम किसी लड़की से मिलने जाता है। फिर उस इमारत में आर्नल्ड 2 घंटे गुजारता था। पहले पहल तो जैक उसे छोड़कर आगे निकल जाता था, लेकिन अब जबकि उनके दरमियान दोस्ती का जज्बा बेदार हो गया था, वो इमारत के नीचे 2 घंटे बैठकर ऊँघ लेता था। 2 घंटे बाद आर्नल्ड की वापसी होती, वो उसे जगाता, और फिर अब उसे खासी आमदनी होने लगी थी। आर्नल्ड टिप देने के मामले में बहुत फराग दिल था, और जैक ये सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं आर्नल्ड से पहली मुलाकात थी तो वो इत्तेफाक नहीं था जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन नहीं, उसे किसी ऐसे इत्तेफाक की तलाश थी जिसके बाद कम से कम टैक्सी ड्राइविंग जैसे धंधे से जान छूट जाती और वो खुद एक अमीर आदमी बन जाता। इतना अमीर कि किसी टैक्सी की पिछली नशिस्त पर बैठकर सिगार के गहरे कश लगाता हुआ किसी हसीन लड़की की तरफ वो खुद सफर कर सकता। जैक सुबह घर से निकलते वक्त ये तहैया कर चुका था कि आर्नल्ड से क्रॉको हाउस जाने की वजह जरूर दरियाफ्त करेगा। दोपहर तक वो शहर भर में इधर से उधर सवारियां उतारता चढ़ाता रहा, फिर मुकर्ररा वक्त पर उस जगह जा पहुंचा जहां से आर्नल्ड को लेकर क्रॉको हाउस की तरफ जाना था। इंतजार भी कितनी बुरी चीज है, उसने तल्ख अंदाज में सोचा।
अगरचे ऑर्नल्ड के इंतजार में उसे चंद मिनट ही गुजरे थे, लेकिन यूं महसूस होता था जैसे कई सदियां बीत गई हों और ऑर्नल्ड आने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने बेचैनी से कलाई की घड़ी पर वक्त देखा। खिलाफे मामूल ऑर्नल्ड को आने में 5 मिनट देर हो गई थी। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। उसने सोचा और फिर तरह तरह के अंदेशे जहन में आने लगे। वो इन्हीं अंदेशों में खोया हुआ दफ्तर के बगली दरवाजे को घूरता रहा। जब मायूसी बढ़ गई तो उसने नीचे उतरने का फैसला कर लिया। अभी उसका हाथ दरवाजे के लॉक पर आकर ठहरा ही था कि ऑर्नल्ड दिखाई दिया। वो धीरे धीरे कदम उठाता बगली दरवाजे की सड़क पर आया और फिर किसी गहरी सोच में डूबा टैक्सी के करीब पहुंचा। जैक दरवाजा खोले मुंतजिर था। जब वो बैठ गया तो दरवाजा बंद करके स्टीयरिंग संभाल लिया। फिर शीशे में कनखियों से देखा। वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रहा था, उलझा हुआ था, सिगार मुंह में दबाई यूं गुमसुम बैठा था जैसे जैक की गाड़ी में बैठते ही रूह और जिस्म का ताल्लुक खत्म हो गया हो। हैरत की बात तो ये थी कि उसने जैक के सलाम का जवाब तक नहीं दिया था और वो मखसूस जुमला कैसे हो दोस्त आज उसके होंठों से अदा नहीं हुआ था। जैक ने टैक्सी आगे बढ़ा दी। रास्ता खामोशी से कट गया। क्राको हाउस से कुछ फासले पर टैक्सी रोककर जैक ने पीछे देखा। वो उसी तरह फिक्रमंदाना अंदाज में बैठा हुआ था। आपकी मंजिल आ चुकी है जनाब। हाँ, अच्छा। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है मिस्टर ऑर्नल्ड आज? क्या कहा? आपकी तबीयत? आज आप मुसलसल खामोश रही है ना? जैक, क्या तुम शादीशुदा हो? उसने एक तवील सांस लेने के बाद कहा। कौन, मैं? नहीं जनाब, फिलहाल तो आजाद हूँ। तो फिर तुम औरत के बारे में कुछ नहीं जानते? ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरी एक बहन जरूर है। क्या वो शादीशुदा है? नहीं। तुम दोनों एक साथ रहते हो क्या? जैक सोच रहा था कि आखिर इस उलझी हुई गुफ्तगू का क्या मतलब है। इससे पेशतर उनके दरमियान कभी जातियात पर बहस नहीं हुई थी। वो आम किस्म की बातें किया करते थे। यही वजह थी कि जैक उससे ये भी न पूछ सका कि आखिर वो हर दोपहर को क्राको हाउस क्या करने आता है और यहाँ आमदरफ्त के लिए अपनी कार क्यों इस्तेमाल नहीं करता। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया जैक। ओ जी नहीं, हम दोनों के पास अपना एक अलग अलग फ्लैट मौजूद है। गोया तुम उसके तकाजों से महफूज हो। ऑर्नल्ड ये कहकर खामोश हो गया। जैक ने सोचा कि आखिर वो टैक्सी से उतरकर इमारत में क्यों नहीं जा रहा। वो उलझी हुई निगाहों से उसकी जानिब देखता रहा। कुछ देर बाद ऑर्नल्ड के लब मुतहरिक हुए और फिक्र में डूबी हुई आवाज सुनाई दी। औरत बड़ी ही तकलीफ दे जिन्स है जैक, बड़ी ही तकलीफ दे। ये मर्द को कभी नहीं समझ सकती। मेरा ख्याल है आप ठीक कहते हैं। जैक को इन बातों का मकसद मालूम नहीं था, लिहाजा वो कंधे झटक कर बोला, ये हकीकत है जैक। अब एमा ही की मिसाल सामने रखो। ओह, तुम तो उसको नहीं जानते। बहरहाल वो मेरी लेडी सेक्रेटरी है। मैंने उसकी हर खुशी पूरी की, लेकिन अब मेरी आखिरी ख्वाहिश वो पूरी नहीं कर रही। हालांकि मैं उसे जेवरात, फर्म और कपड़े दिलाने में बहुत ज्यादा खर्च कर चुका हूँ। वो बहुत दिलकश लड़की है, लेकिन ये समझ नहीं सक रही कि अब मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। क्या मतलब है आपका? क्या आपकी निगाहों में वो कशिश खत्म हो गई है? तकरीबन यही बात है। और आप उससे कतई ताल्लुक करना चाहते हैं? यकीनन। दरअसल मैं अब उससे बेजार हो चुका हूँ जैक। किसी लड़की से निबाह करने के लिए 3 माह बहुत काफी होते हैं। मेरी फर्म में एक और लड़की है। मैं अब उसे अपनी सेक्रेटरी देखना चाहता हूँ, लेकिन एमा ने वो जगह खाली करने से इनकार कर दिया है। ऐसे मौकों पर अमूमन थोड़ी बहुत रकम काम कर जाती है जनाब। अरे मैं उसे $2500 की पेशकश कर चुका हूँ और उससे 3 गुना ज्यादा मांग रही है वो। लानत हो जैक, ये एक बहुत बड़ी रकम है। मैं 2500 से 1 सेंट भी ज्यादा नहीं दे सकता उसे। आखिर नई लड़की के भी तो कुछ तकाजे होंगे ना, मुझे उस पर भी तो खर्चा करना होगा ना। मुमकिन है आपको उसका मुतालबा पूरा करना पड़े। नहीं जैक, मैं आज उससे साफ साफ गुफ्तगू के लिए जा रहा हूँ। और इसके बाद? जैक ने मायूसी से कहा। क्या मतलब? कल मैं भी खुद को आपसे अलग समझूं क्या? ऑर्नल्ड के होंठों पर मुस्कुराहट रक्सा हो गई। नहीं जैक, तुम मेरे रास्तार और रफीक हो। मैं तुम्हें कल नई जगह बता दूंगा। जैक उसे इमारत के दरवाजे की जानिब बढ़ता देख रहा था। आज नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो इन 2 घंटों में दिन भर की थकान दूर कर लेता था, लेकिन आज ऊँगना तो दरकनार गाड़ी में इत्मीनान से बैठना भी दुश्वार महसूस हो रहा था। यकीनन ये उस लड़की के लिए एक बेहतरीन मौका है, उसने तल्ख अंदाज में सोचा।
वो अर्नल्ड जैसे रईस से जो चाहे बटोर सकती है, लेकिन ना जाने वो इस मौके से फायदा उठाने की सलाहियत भी रखती है या नहीं, और ना जाने ऐसा ही मौका मेरे हाथ कब आएगा। अर्नल्ड जिस किस्म की मुहिम पर गया था उसमें ज्यादा देर लड़की के साथ ठहरने की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन वो जल्दी वापस नहीं आया। जैक का ख्याल था वो जाते ही एक नोट से जेब निकालकर लड़की के सामने रख देगा और फिर ये कहता हुआ लौट आएगा कि इससे ज्यादा अदायगी मुमकिन नहीं। 5 मिनट गुजर गए, 15 और 20 मिनट गुजरने के बाद पूरा 1 घंटा भी बीत गया। अब जैक सिर्फ ये सोचकर मुतमईन हो गया कि लगता है अर्नल्ड जाती बाहर से आखिरी खुशियां समेटने में लग गया है, या फिर ये भी मुमकिन था कि लड़की जरूरत से ज्यादा हठधर्मी पर उतर आई हो। अचानक उसे अर्नल्ड दिखाई दिया। वो बड़ी तेज रफ्तारी से टैक्सी की जाने बढ़ रहा था। अंदाज से घबराहट आया थी। पाँव रखता कहीं था लेकिन पड़ते कहीं थे। जैक, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, उसने करीब पहुंचकर हाँफते हुए कहा। उसके चेहरे पर सर्दी भी फैली हुई थी और आंखों से गहरा खौफ झलक रहा था। जैक के जहन में फौरन ही ये ख्याल आया कि यकीनन वो मौका आ चुका है जिसका वो बेताबी से एक एक पल गिनकर इंतजार कर रहा था। यकीनन मिस्टर अर्नल्ड, आप मुझ पर इत्मीनान कर सकते हैं। क्या बात है? मैंने उसे मार डाला जैक। वो मेरी बात नहीं सुन रही थी और जब तकरार बढ़ी तो वो दरवाजे की तरफ भाग उठी। मैंने उसे पकड़ लिया और मुंह पर जोर से तमाचा मारा। फिर मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था जैक, लेकिन वो थप्पड़ की जर्ब से गिर पड़ी और उसका सर फर्श से टकरा गया। जैक, वो मर चुकी है जैक। जैक का दिल खुशी से उछल पड़ा। तो वो मर चुकी है, बहुत खूब, उसने सोचा और इसके साथ ही जिस्म की तमाम कुव्वतें समेटकर जैसे दिमाग को मदद देने लगा। क्या आपको यकीन है वो मर चुकी है? हाँ जैक, वो बेहिस्सो हरकत पड़ी है। खुद पर काबू रखें और मुझे बताएं वो कहाँ है, जैक ने कहा और टैक्सी से उतर आया। वो दिल ही दिल में एक लाश को ठिकाने लगाने की तरकीब सोच रहा था और साथ ही उसका दिल बहुत खुश था क्योंकि लाश को ठिकाने लगाने और उसका राज रखने की वो बहुत बड़ी रकम हासिल कर सकता था। कमरा 3री मंजिल पर था। लिफ्ट खाली थी, इसलिए उन्हें ऊपर पहुंचने में कोई खास दुश्वारी नहीं हुई। अर्नल्ड ने जेब से फ्लैट की चाबी निकाली। दरवाजा खुला तो अर्नल्ड ने कमरे में दाखिल होने से इनकार कर दिया और फिर जैसे ही जैक अंदर दाखिल हुआ वो बेकरारी के आलम में दरवाजे के सामने टहलने लगा। जैक ने 2 कमरे के उस फ्लैट में दाखिल होकर दूसरे कमरे के दरवाजे से लाश की तरफ देखा और हाँ में सर हिलाने लगा। वो सुनहरे बालों वाली एक खूबसूरत लड़की थी। उसका पूरा जिस्म बेतरतीबी की हालत में फर्श पर बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था। जैक आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ लाश के करीब पहुंचा और बगौर जायजा लेने लगा। दाएं गाल पर एक खराश साफ दिखाई दे रही थी। खोपड़ी के अगबी हिस्से के नीचे फर्श पर खून का एक धब्बा था। जैक ने लड़की का बाजू थाम लिया। कुछ देर नब्ज टटोलने के बाद वो उसके सीने से कान लगाकर दिल की धड़कनें सुनने की कोशिश करता रहा। फिर दरवाजे की तरफ देखा और उठकर बाहर आ गया। क्या वो वाकई? जैक ने हाँ में सर हिलाकर अर्नल्ड को उसकी बात का जवाब दिया। फिर दरवाजा लॉक किया और अर्नल्ड को नीचे चलने का इशारा करके लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। आप यहाँ से टैक्सी लेकर चलिए, जैक ने नीचे पहुंचकर उससे कहा, और फिर टैक्सी उसी जगह छोड़ दें जहाँ से मैं आपको लेकर आता हूँ। मेरी बहन का घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं उसकी गाड़ी इस्तेमाल कर लूंगा। मैं लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसकी गाड़ी इस्तेमाल करूंगा। लेकिन क्या जैक? लाश को ठिकाने लगाना बहुत खतरनाक काम है मिस्टर अर्नल्ड। क्या ये $2500 तुम्हारे खतरे का एहसास कम करने के लिए काफी है? अर्नल्ड ने जेब से वो लिफाफा निकालकर उसके हाथ में थमा दिया जिसे वो लड़की को देने के लिए लाया था। मेरा ख्याल है पहली किस्त के तौर पर ये काफी है। लाश ठिकाने लगा तो जैक, मैं तुम्हें मजीद इनाम भी दूंगा, अर्नल्ड ने उससे कहा और टैक्सी स्टार्ट करके तेज रफ्तारी से वापस चल दिया। जैक ने जेब में रखे हुए लिफाफे को थपथपाया और मुस्कुराने लगा। ये उस इत्तेफाक की इब्तिदा थी जो बड़े इंतजार के बाद पेश आया था। अब उसे सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत करनी थी। अपनी तमाम तर तवानाइयों और सलाहियतों के साथ वो एक मर्तबा फिर इमारत की तरफ बढ़ गया क्योंकि अभी उसे बहुत काम करना था। फ्लैट में पहुंचकर उसने दरवाजा अंदर से लॉक किया और फिर फर्श पर साकेत पड़ी हुई लड़की के बालों को मुट्ठी में जकड़कर उसका सर जोर से फर्श के साथ टकराने लगा।
وہ اس وقت تک یہ عمل کرتا رہا جب تک اسے یقین نہیں ہو گیا کہ وہ چند دھڑکنیں بھی ختم ہو گئی ہیں جنہیں اس نے لڑکی کے سینے سے کان لگا کر چند منٹ پہلے سنا تھا۔ یعنی وہ لڑکی اس وقت زندہ تھی جب اس نے آرنلڈ کے سامنے اس لڑکی کے سینے پر سر لگا کر اس کی دھڑکنوں کو سنا تھا۔ جیک نے اس لاش کو ٹھکانے لگا دیا۔ وہ اگلے روز آرنلڈ سے دوبارہ اسی جگہ ملا۔ جیک نے مسکرا کر اپنی جیب تھپ تھپائی جس میں اب انعام کی دوسری قسط موجود تھی۔ اب وہ ایک نئے راستے پر آرنلڈ کے ساتھ اپنی ٹیکسی میں جا رہا تھا، ایک نئی لڑکی کی جانب۔ اس نے مطلوبہ عمارت کے نیچے ٹیکسی روکی اور پلٹ کر آرنلڈ کی طرف دیکھا۔ کیا یہی عمارت ہے جہاں روزانہ آپ کو لانا پڑے گا مسٹر آرنلڈ؟ ہاں، کم از کم 2 ماہ تک جیک، کیونکہ یہ لڑکی اس سے زیادہ نہیں چل سکتی۔ جیک نے اسبات میں سر ہلایا کیونکہ اس کے لیے 2 ماہ بہت کافی ہوں گے۔ اس دوران میں وہ اپنی توانائیوں اور صلاحیتوں کے بل بوتے پر خاصی لمبی رقم آرنلڈ سے حاصل کر سکتا تھا۔ میرا خیال ہے آپ اس لڑکی کا کمرہ نمبر بھی بتا دیں مسٹر آرنلڈ، احتیاطی طور پر۔ کمرہ نمبر 20 ہے جیک، آرنلڈ نے کہا اور ٹیکسی سے اتر کر عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ جیک کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کمرہ نمبر 20؟ اس نے دہرایا۔ تو کیا میری بہن پیگ کو لیڈی ٹائپر سے ترقی دے کر آرنلڈ نے اپنی لیڈی سیکرٹری بنا لیا ہے؟ جیک کی خوشی ایک دم سے معدوم پڑ گئی اور اس کے ماتھے سے پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگیں۔ اسے فوراً ہی اس بد نصیب لڑکی کا خیال آیا جسے آرنلڈ نے نہیں بلکہ اس نے خود ایک لمبی رقم کی لالچ میں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اب اسے اس گناہ کی سزا تو بھگتنا تھی۔